माँ माँ कहाँ हो तुम? माँ माँ लगता है उधर होगी, मैं उधर जाता हूँ। माँ माँ कहाँ हो तुम? गांव में खूब बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में एक चिड़िया का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो काफी आगे निकल जाता है और भीग जाता है। माँ कहाँ हो तुम? मुझे मिल नहीं रही माँ। और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माँ माँ। फिर थोड़ी देर बाद उठता है। मुझे और आगे जाना होगा। और उड़ते उड़ते एक घर के टेहरी में जाकर बैठता है। माँ माँ कहाँ हो? बारिश की वजह से मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तभी उस घर से कालू कौवा निकलता है। अरे चिड़िया का बच्चा, क्या कर रहे हो तुम हमारी डेयरी पे? मेरी माँ नहीं मिल रही। अजी कौन है? अरे बिजली, देखो एक बच्चा आया हुआ है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है। बिजली बाहर आती है। अरे ये तो हरी काकी का पोता है। कौन हरी काकी? अरे ये पास वाले जंगल वाली, उनकी मौत बहुत पहले हो गई थी। उनकी एक बहू थी। अरे ये पास के गांव जंगल से यहाँ कैसे आ गया? मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, आ जाओ, पहले घर में आओ, ठंड लग रही होगी तुम्हें। एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से ये बारिश एकदम से माहौल को ठंडा ठंडा कर दिया है। चलो बच्चे, घर के अंदर चलो। आओ 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 बेटा आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टिल्लू है। अच्छा टिल्लू बेटा, मैं तुम्हारे लिए ना सूप बना के लाती हूँ। तुम्हें नहीं तो ठंड लग जाएगी। मुझे माँ चाहिए। अच्छा माँ भी मिलेगी। बिजली सूप बनाकर लाती है और सूप पिलाती है। अगले दिन बारिश खत्म हो जाती है। बिजली टिल्लू को कहती है, टिल्लू तुम यहाँ आराम करना, घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। इस गांव में शिकारी पंछी भी रहते हैं, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, इसलिए तुम यहीं रहना। मैं आती हूँ पास के तुम्हारे गांव से देखकर तुम्हारी माँ के बारे में पता करके। ठीक है, मैं घर में ही रहूँगा। और बिजली और कालू पास के गांव पहुँचते हैं। वहाँ बिजली के बताए हरी काकी के घर पहुँचते हैं। अरे कोई है? दरवाजा खोलो भाई। कौन है? क्यों सुबह सुबह परेशान कर रखा है? क्या है? बताओ बताओ। दो कौवे आके यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। अरे यहाँ हरी काकी रहती थी और उनकी बहू रहती थी। यहाँ कोई नहीं रहता है, मैंने ये घर खरीद लिया है। अरे लेकिन उनका एक बच्चा भी तो था। मुझे कुछ नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। कालू कौवा और बिजली वहाँ से लौट आते हैं। रास्ते में उन्हें एक उल्लू मिलता है। अरे भाई, तुम लोग तो इस गांव में नए लग रहे हो, कहाँ आए थे? अरे उल्लू भाई, हम यहाँ पर ढूंढने आए थे एक बच्चे की माँ को। वो बच्चा घूमते घूमते और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते हमारे गांव आ गया है। अच्छा, किसके घर का बच्चा है वो? अरे वो कोई हरी काकी। हाँ, हरी काकी जो यहाँ रहती थी, उनका पोता है वो। अरे वो, हाँ, उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन बच्चे को अभी भी लगता है जैसे उसकी माँ जिंदा है और वो बच्चा ढूंढता रहता है और इसी चक्कर में एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गया होगा। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं रखता है। कालू और बिजली ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं। फिर कालू और बिजली घर वापस आ जाते हैं। वहाँ टिल्लू बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ मिली क्या? माँ कहाँ है? अरे टिल्लू बेटा, माँ ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे फल लाने के लिए गई है और अच्छा अच्छा खाना लाने के लिए। वो जल्दी ही लौट आएगी। माँ ने कहा है तुम यहीं हमारे साथ रहना। अच्छा, माँ ने ऐसा कहा है? मेरे लिए फल लाएगी? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ टिल्लू बेटा, तू अब हमारे ही साथ रह। टिल्लू को कालू और बिजली ने अपने घर में पालना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन कालू घर आता है। अरे बिजली, क्या बताऊं, आज तो सेठ ने काम से निकाल दिया है। क्यों जी,
ऐसा क्या हुआ? आप तो काम अच्छा ही करते हो। हाँ, मैं काम तो अच्छा करता हूँ, लेकिन काम रहेगा तभी ना। सेठ के पास काम ही खत्म हो गया है, गोदाम में नया माल आया ही नहीं है। अरे ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, आगे हमारा कैसे चलेगा? अरे कैसे क्या, मैं मजदूरी वगैरह देखूंगा कहीं पे, कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा ना। तभी टिल्लू बोल पड़ा, ऐसा आप मुझे भी काम दे सकते हैं? अरे तू अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा और बड़ा हो जा तो फिर मैं तुम्हें भी काम दे दूंगा। आप ना बहुत सोच रहे हो। आप ऐसा करो, अपना ही ढाबा शुरू कर दो, खाना बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है। हाँ ये भी ठीक है। मैं भी खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। अरे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कहाँ से खाना बना पाओगे? नहीं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मुझे खाना बनाना आता है और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। अच्छा, चलो पैसे तो कुछ जोड़ कर मैंने रखे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले एक ठेला लगाता हूँ, उसी से समझ में आ जाएगा। एक ठेला लगाता है कालू कौवा। बिजली और टिल्लू दोनों ही मदद करते हैं। टिल्लू सचमुच में खाना बहुत अच्छा बनाता है। टिल्लू है तो छोटा सा, लेकिन उसने तरह तरह की पकौड़ियाँ बनाई और वो पकौड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनी। देखा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तू इतना छोटा है, तेल की कढ़ाई के पास जाना अच्छा नहीं है। तू सिर्फ मसाले तैयार कर दे, छांक हम देंगे। वो भी ठीक है, लेकिन मैं जब बताऊंगा तब निकालना है। हाँ बाबा हाँ, हम तुमसे सब सीख लेंगे। अब टिल्लू पूरा मसाला तैयार करता और कालू और बिजली भजिया तलते। कालू भजिया तलता तो बिजली ग्राहकों को भजिया पकौड़े देती, और तरह तरह के भजिया पकौड़े थे, केले वाले, आलू वाले, अंडे वाले। जल्दी ही कालू का भजिया फेमस होने लगा। अब कालू ने तो भजिए का एक पूरा ढाबा लगवा लिया। इसी बीच कालू और बिजली को एक बेटा हुआ, जग्गू। कालू धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और टिल्लू और जग्गू बड़े होने लगे। कालू का व्यापार काफी बढ़ चुका था, ढाबा भीड़ से भरी रहती थी और टिल्लू की भजिया तो खूब बिकते थे। एक दिन कालू और बिजली टिल्लू से कहते हैं, देख बेटा टिल्लू, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमसे अब ये ढाबे का काम वाम नहीं देखा जाता, तबीयत भी खराब रहती है। तो ऐसा कर, अब ढाबे को जग्गू चलाएगा, तू उसी के अनुसार काम करना। अरे तू भी मेरे बेटे जैसा है टिल्लू, लेकिन जग्गू तो इस ढाबे का मालिक है ना? अरे हाँ माँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी बात मानूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं बाबा की बात माना करता था। तुम परेशान मत हो, मेरे लिए जैसे बाबा मेरे मालिक थे वैसे ही जग्गू भैया भी रहेंगे। जग्गू ढाबे पर बैठने लगता है और अब जग्गू हुक्म चलाने लगता है। अरे ओ टिल्लू, ये कैसे कैसे सामान ले रहा है तू, इतनी कीमती सामान। हाँ, और हमारा भजिए का कीमत है बहुत कम, ऐसे नहीं चलेगा। कीमत अगर हम बढ़ाएंगे तो ग्राहक भाग जाएंगे। ऐसा करते हैं, जो सामान है उसकी क्वालिटी थोड़ा कम करते हैं। आज से तू बाहर नहीं जाएगा सामान लाने मैं ही जाऊंगा। टिल्लू कुछ नहीं कहता है। जग्गू अब अपने हिसाब से सस्ते सस्ते सामानों को मंगवाने लगता है और टिल्लू जब भजिया बनाता है तो भजिए के स्वाद में अंतर आने लगता है। अरे भाई, ये कैसा भजिया बनाया है, इसके स्वाद में तो बहुत अंतर है। क्यों भाई टिल्लू, अब तुझे अच्छा खिलाने का मन नहीं है क्या? तभी मीनू मौसी वहाँ पहुँच जाती है। अरे मैं भी लेके गई थी इसके भजिया, मेरे बच्चे के तो तबीयत खराब हो गए, इस टिल्लू ने तो अपना पूरा स्वाद ही बिगाड़ दिया है। टिल्लू ये सब कुछ चुपचाप सुनता है और फिर वो जाता है जग्गू के पास। देखो भाई जग्गू, देखो कितनी बुराई हो रही है, बाबा के ढाबे की बुराई हो रही है, इससे तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। तुम ये सारी हरकतें करना बंद कर दो। अच्छा, तू सिखाएगा?
इस ढाबे का मालिक मैं हूँ, तू नहीं। और अभी निकल जा, नहीं निकला तो जूते मार कर निकलवा लूंगा। ये सुनकर टिल्लू ढाबा छोड़कर निकल जाता है और टिल्लू गांव में भटकता फिरता है। फिर वो एक किराए का मकान लेता है, उसमें रहने लगता है। एक दिन उसे ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपना ही ठेला लगा लूं और उसमें भजिया वगैरह तलूं। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? ये किराए तो मजदूरी से किसी तरीके से निकाल पाता हूँ। जाता हूँ टीकू सेठ के पास, वो पैसे दे देगा। टिल्लू पहुँचता है टीकू सेठ के पास। अरे टिल्लू, आओ आओ, कालू का मुंह बोला बेटा, क्या हो गया? सुना है कालू ने तुझे घर से निकाल दिया है। अरे नहीं नहीं, बाबा तो बहुत अच्छे हैं, मैं ही ढाबा छोड़कर चला आया हूँ। अच्छा, तो बता यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, इससे कुछ भजिया तलवा लो मालिक, खाने का दिल कर रहा है। अरे अरे, अब मैं भी उसी सिलसिले में आया हूँ। क्या मेरे घर में भजिया तलेगा क्या? अरे नहीं नहीं टीकू सेठ जी, मैं चाह रहा था आप मुझे कुछ पैसे ब्याज पर देते। मैं अपना एक ठेला लगाना चाहता हूँ, भजिया और चप और पकौड़ों का। तेरा नाम तो इस गांव में खूब चलता है, तेरे भजिए भी खूब बिकेंगे, मतलब मुनाफा होएगा। पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन ये पार्टनरशिप होगी। जो मुनाफा आएगा 50 तेरा, 50 मेरा। मंजूर है तो बोलो। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अरे वाह, अब तो भजिया खाने को मिलेगा मालिक। सुनो, इस दुकान के साथ एक शर्त और, 1 प्लेट भजिया रोज मुझे मुफ्त मिलेंगे, पक्का ना? अरे हाँ भाई पक्का, मैं आपको 1 प्लेट भजिया रोज दूंगा। अब टिल्लू ने अपना ठेला लगाया। टिल्लू के भजिया तो पहले से ही प्रसिद्ध थे और टिल्लू ने जब से ढाबा छोड़ा था तब से गांव भर में चर्चा की विषय थी। टिल्लू का ठेला तुरंत ही चल पड़ा और उसका भजिया बिकने लगा। जल्दी ही मुनाफा बढ़ने लगा और टिल्लू ने फिर अपना ढाबा शुरू कर दिया। अपना ढाबा में और भी ज्यादा आमदनी होने लगी। उधर जग्गू का ढाबा ठप हो गया। एक दिन कालू और बिजली ने कहा, देखा जग्गू, तेरे ही वजह से हमारा ये पुराना ढाबा आखिर तबाह हो गया। तू ही है कारण। अरे मैंने क्या किया पिताजी? अरे वो ढाबा चलता था टिल्लू के भजिया की वजह से, तूने टिल्लू को ही निकाल दिया। हाँ, इसने ना उसे भला बुरा भी कहा और भजिया की क्वालिटी भी खराब कर दी, जिसकी वजह से ढाबा बंद हो गया। अब खाएगा क्या तू नालायक? अरे माँ, मुझे माफ कर दो, मैं टिल्लू के पास जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा। हम सब जाएंगे। आखिरकार सब पहुँचते हैं टिल्लू के पास। अरे बेटा टिल्लू, तेरा तो अब बहुत बड़ा ढाबा हो गया है, बहुत बड़ा घर भी हो गया है, लेकिन हमें माफ कर दे बेटा। तभी वहाँ बाज मुखिया आ जाता है। अरे क्या बात है, आज तो तीनों के तीनों यहाँ आए हुए हो, याद आ गई? अब जाके टिल्लू बेटे की जब घर से निकाला था तब याद नहीं आई थी? टिल्लू नाराज होकर मुखिया से कहता है, मुखिया जी, ये हमारे घर का मामला है, इसमें आप दखल न दो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे बाबा माँ की कोई बेइज्जती करे। आप जानते ही क्या हो, मैं तो भटकते भटकते इस गांव में आया था, इन्होंने मुझे आसरा दिया, मुझे पाला पोसा और मैं जग्गू की बातों का बुरा नहीं मानता। वो तो जग्गू ने ही मुझे ढाबे से निकाल दिया। मेरे लिए ये आज भी वैसे ही है। माँ बाबा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था आपके आने की, मुझे हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा जिस तरीके से जग्गू भैया ने निकाल दिया, कहीं आप भी न निकाल दो, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आ गया। अरे बेटा माफ कर दे मुझे। कह के तीनों वापस जब जाने लगते हैं तो टिल्लू कहता है, कहाँ जा रहे हो माँ बाबा? आप लोग भी हमारे घर में साथ ही रहोगे, आपने मुझे आसरा दिया था, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। अब सभी अच्छे से रहने लगते हैं
और टिल्लू के ढाबे में जग्गू भी काम करने लगता है। सबकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगती है। जी क्या हो गया, आज भी खाली हाथ लौटे हो? अरे बिजली, खेतों पर काम करता हूँ, कोई राजा के दरबार में नहीं जो हर रोज कुछ न कुछ लाता रहूँ। अरे मुझे रसगुल्ले खाने के खूब मन थे, मैंने तुम्हें कहा भी था। कितने दिन हो गए रसगुल्ले खाए हुए। अरे बिजली परेशान मत हो, कल मैं रसगुल्ले ले आऊँगा। चलो देखती हूँ कल क्या होता है। कालू कौवा और बिजली थे तो गरीब, लेकिन कालू अपनी जिंदगी उसमें ही सुकून से काटता था। उसे ज्यादा की लालच नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाग्य को मंजूर नहीं था। एक दिन कालू कौवा गांव में निकलता है, तभी कहीं से एक पत्थर जोर से उसे लगती है। वो नीचे गिर जाता है, उसके पंख हमेशा के लिए कट जाते हैं और एक पाँव भी टूट जाता है। कालू कौवा अब अपाहिज हो चुका था। कालू कौवे के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना इलाज सही से करवा पाता। एक दिन बिजली कालू से कहती है, देखो जी, अब आप तो बाहर जा नहीं सकते, आप घर में रहो, मैं बाहर जाती हूँ। मैंने एक काम देख रखा है, मैं काम करके पैसे लेकर आऊंगी और आप घर में ही अगर छोटे मोटे कुछ काम कर लोगे तो कर लेना घर का सारा काम। ठीक है बिजली, कोई बात नहीं है, जाओ तुम काम करके आओ। अब कालू घर में खाना वाना बना कर रखता और बिजली शाम को घर आती थी। एक दिन कालू घर में समोसे बना रहा था। बिजली आएगी तो थकी हारी होगी, समोसे दूंगा उसे खाने के लिए, खुश हो जाएगी मेरे हाथ के समोसे खाकर। तभी कालू का दोस्त गुन्नू पहुंचता है। और भाई कालू कैसा है तू? ठीक हो गुन्नू भाई, कैसे आना हुआ? अरे मैंने सोचा इधर से गुजर रहा हूँ तो तुमसे मुलाकात कर लूं। अच्छा किया भाई, मैं यहाँ अभी अकेले ही रहता हूँ, घर में पड़ा रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। आया कर भाई, आएगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। मैं आया था कालू तुझसे कुछ कहने के लिए। क्या? बताओ। तेरी पत्नी बाहर जाती है? हाँ वो बाहर जाती है, क्या करूँ, देख ही रहे हो ना मेरे पैर और पंख की हालत। मैं काम पर जा नहीं सकता तो वो ही काम पर जाती है। अरे लेकिन मैंने जो देखा मैं तुझे कैसे बताऊं? अरे क्या देखा गुन्नू, बता, कोई बात नहीं है। मैंने देखा बिजली को किसी और के साथ, एक दूसरा कौवा। दूसरा कौवा? वो कौन है? शायद भैरव नाम है उसका। ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे यकीन नहीं है तो चल मेरे साथ, मैं तुझे ले चलता हूँ। बैसाखी के सहारे कालू और गुन्नू उस घर के सामने पहुँचते हैं। तू जरा यही ठहर, मैं अभी खटखटाता हूँ, देखना दरवाजा खुलेगा तो कौन निकलेगा। अरे इस घर में क्यों आती है बिजली, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और दरवाजा खटखटाता है गुन्नू। कौन है? दरवाजा खटखटा रहा है, खोल रही हूँ। और वो दरवाजा खोलती है तो कालू और गुन्नू को देखकर बिजली सकपका जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बिजली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी पीछे से भैरव कौवा आता है। अरे ओ, यही है वो कालू लंगड़ा। पता है मुझे, तू ही है ना बिजली का पति। अब मैंने इसके साथ ब्याह कर लिया है, अब ये मेरे साथ रहेगी। कालू कुछ नहीं कहता है, सिर्फ रोने लगता है। क्या करती, तुम्हारे जैसे अपाहिज के साथ रहना बहुत मुश्किल है। तुम ना घर चला पाते हो ना मेरी जरूरतें पूरी कर सकते हो। तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी नरक बन गई थी, मैं नहीं रहना चाहती। अब तुम यहाँ से जाओ। मैंने अब भैरव कौवे से शादी कर ली है और भैरव के पास अच्छा खासा धन दौलत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। कालू कुछ नहीं कहता है और रोता हुआ घर आ जाता है। घर आकर वो रो रहा, फिर अचानक से उसे ध्यान आता है कि उसने एक प्लेट समोसे बनाए थे बिजली के लिए। सोचा था साथ बैठकर खाएंगे, लेकिन अब कालू कौवे को समोसे खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन कालू कौवा अन्न का अपमान नहीं करना चाहता था। अरे गुन्नू भाई, खा ले तू इसे। सोचा था मैं और बिजली बैठकर खाएंगे, मेरा दिल अब नहीं कर रहा है खाने को। तू इस समोसे को खा ले, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। गुन्नू एक समोसा खाता है और फिर कहता है, देख भाई कालू, ये रोना धोना बंद कर। अगर उसे तेरे साथ नहीं रहना है तो भाड़ में जाए वो। और तू अपने आप को बदनसीब न कहा कर। तूने कभी इस समोसे को चखा है? इतना स्वादिष्ट समोसा कोई नहीं बना सकता। शर्त लगा
लगा ले मुझसे। इस पूरे गांव में ऐसा समोसा कोई नहीं बना सकता। अरे मैं तो ऐसे ही समोसे बनाता हूँ। तो भाई सुन, मेरे साथ हाथ मिला ले, मैं और तुम मिलकर धमाल मचाएंगे इस गांव में। क्या करना है बता। सुनो, मैं सामान ले आता हूँ और मैं ही जाऊँगा बाजार में बेचने। तू चल नहीं सकता है तो तुझे दिक्कत होगी, इसलिए मैं चला जाऊँगा और तू बस यहाँ बैठ के समोसे तल देना। हाँ, ये तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार ऐसा ही होने लगा है। गुन्नू कबूतर बाजार से समोसे बनाने के सारे सामान ले आता है और कालू कौआ घर में बैठे बैठे समोसे तल देता है। समोसे की टोकरी लेकर फिर गुन्नू गांव भर में बेचने निकलता है। गुन्नू के समोसे तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। गुन्नू घर वापस आता है। और भैया क्या रहा हाल? देख तो रहा हूँ टोकरी खाली है। अरे कालू, मजा आ गया, सारे के सारे समोसे आधे दिन में ही बिक गए। कल से तुझे और समोसे बनाने होंगे। हाँ हाँ भाई, बना दूंगा मैं। अगले दिन से और भी समोसे बनाने लगा कालू और समोसे की बिक्री खूब होने लगी। जल्दी ही पूरे गांव में कालू और गुन्नू के समोसे प्रसिद्ध हो गए थे। उधर भैरव और बिजली के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। अजी, मुझे सोने का हार चाहिए। अरे मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ जो तुम्हें सोने का हार दूं। कल ही 10,000 रुपए दिए थे ना। वो तो खर्च हो गए। मैंने साड़ियाँ ले ली। शादी से पहले तो तुमने कहा था रानी बनाकर रखूंगा। कहाँ गए वो सारे पैसे? अरे ऐसे बातें कर रही है, लगता है मेरे से पहले जो कालू कौवा था तुझे रानी बनाकर रखता था। हाँ, कहाँ की पटरानी थी तू? यहाँ आकर नखरे दिखा रही है। ज्यादा किया तो 4 लपेड़ा दूंगा। घर में रह। भैरव और बिजली के बीच अब रोज चिक-चिक होने लगी थी। भैरव ने शराब पीना शुरू कर दिया था। एक दिन भैरव कालू के घर के सामने से गुजरा। इस कौवे ने अपनी जिंदगी तो ठीक कर ली और मेरी जिंदगी नरक करा दी है। इसकी बीवी से ब्याह करके मैंने नरक को बुला लिया है। मैं इसे बर्बाद करके रखूंगा। कह के वो आगे बढ़ता है तो एक बाज से टकरा जाता है। और भाई भैरव, सुना है तेरी बीवी खूब चिक चिक करती है। क्या लंगड़े से संभाली नहीं गई, अब तुझसे भी संभाली नहीं जा रही है? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं भी खूब पैसे कमाऊंगा, इस कालू को बर्बाद कर दूंगा। तो जो कल करना है वो आज करो, अभी करो। इसके आने के बाद मेरे समोसे का धंधा खराब हो गया है। ये रास्ते से हटेगा तो मुझे भी माल आना शुरू होगा। ये लो ये सीसी, जाओ इसकी चटनी में मिला दो। अभी गया और अभी ये काम करूँगा। हाँ हाँ, जाओ, अभी उसके घर में कोई नहीं है। और भैरव कौवा वो सीसी जाकर चटनी में मिलाता है। अगले दिन गुन्नू वो समोसे की टोकरी लेने आता है। और भाई कालू, समोसे और चटनी तैयार है? हाँ हाँ, सब तैयार है, ले जाओ। गुन्नू समोसे चटनी ले जाता है दुकान पर। तभी वहाँ एक ऑर्डर आता है। अरे भाई सुनो, मुझे ना बच्चों के लिए चाहिए थे 50 समोसे, चटनी के साथ पैक कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लीजिए ना। और वो पंछी बच्चों के लिए समोसे पैक कराकर ले जाता है। कालू और गुन्नू घर में बातें कर रहे होते हैं। कालू भैया, मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं हम। जैसा तुम्हें ठीक लगे गुन्नू। अब तक तुमने जो जो कहा है वो सब कुछ अच्छा ही रहा है, तो तुम अच्छा ही करोगे। तभी वहाँ पर टीकू सेठ और राजा के सिपाही चील पहुँच जाते हैं। अरे ये पकड़ लो इन्हें, इन्हीं दोनों की वजह से हमारे घर में आए बच्चे पंछियों की तबीयत खराब हुई है। इन्हीं के यहाँ से मेरे नौकर ने समोसा लाया था। मालिक, इन्हें क्यों बुलाया? सिपाहियों की जगह मैं ही तो खा जाता इन्हें खाने के लिए मेरा तो मुंह लप लप कर रहा है। अरे कानून नाम की भी कुछ चीज होती है, चुप कर चील। राजा के सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं और दोनों को ही जेल में बंद कर देते हैं। यहाँ आज बहुत खुश था। उधर भैरव और बिजली में रोज झगड़े बढ़ जाते हैं। एक दिन भैरव बिजली को पीटने
लगता है। तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। ये ले, ये ले, ये ले। अरे मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है। मैंने अपने पति को छोड़कर तुझसे शादी की, इसीलिए मुझे सजा मिल रही है। अरे मैंने तेरे खातिर उस कालू का बिजनेस भी बंद करवा दिया, उसके चटनी में जहर मिला दिया, और फिर भी ये खुश नहीं है। मार कर इसे रखूंगा। खूब मारता है, जिसके बाद रोते रोते बिजली पहुंचती है राजा के दरबार में और राजा को सारी बात बताती है। अच्छा, तो असली गुनहगार वो भैरव कौवा है। जाओ सिपाहियों, उसे पकड़ कर लाओ और इन्हें छोड़ दो। भैरव कौवा को राजा के सिपाही पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। कालू को और गुन्नू को छोड़ दिया जाता है। कालू गुन्नू बिजली के सामने आते हैं। मुझे माफ कर दो कालू। अरे मैंने माफ कर दिया तुम्हें। तुम्हारी गलतियों की सजा तुम्हें मिल चुकी है और भैरव की गलतियों की सजा भैरव को। लेकिन बिजली, अब हम साथ नहीं रह सकते। तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, कहीं भी बहुत अच्छे से। और जिंदगी में कभी कोई मदद चाहिए तो मुझे जरूर कहना। उसके बाद कालू और गुन्नू वहाँ से वापस आ जाते हैं। कालू और गुन्नू अपना बड़ा सा ढाबा शुरू करते हैं। कालू और गुन्नू के ढाबे पे बहुत भीड़ लगती है और अब उनके पास सब कुछ था एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। दोनों ही बहुत खुश थे।